कल्याण के लिए कार्यक्रमों का दौर। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने की पदयात्रा और रैलियां। बीजेपी की आज से 5 मार्च तक किसान कल्याण चौपाल। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की शंका दूर करेगी बीजेपी। किसान मोर्चे ने प्रत्येक मंडल स्तर पर किसानों के साथ बैठकर चर्चा करने का कार्यक्रम तय किया है। चौपाल में नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएगी बीजेपी। किसानों के तीनों कृषि कानून हैं। इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर कुछ राजनीतिक दल किसानों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में राकेश टिकैत का 5 दिन डेरा, नोहर में किसान महापंचायत। आकर स्वागत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस की इस हफ्ते बड़े किसान सम्मेलनों की तैयारी। रैली का आयोजन किया गया, पदयात्राओं का आयोजन किया गया और अब उसी कड़ी में एक राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया जाना है। सियासत किसानों वाली। नमस्कार, वक्त तो चला है दोपहर की 2 टूक का और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसी भी राजनीतिक दल से पूछें किसानों का भला कौन कर सकता है, सभी राजनीतिक दल कहेंगे हम ही कर सकते हैं। किसानों के लिए सभी दल आवाज भी उठाते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर हैं। किसानों के लिए अब बीजेपी किसान कल्याण चौपाल कार्यक्रम लेकर आ रही है। इसमें बीजेपी किसानों को कृषि कानूनों के बारे में समझाएगी। इधर कांग्रेस भी महापंचायतें कर रही है, रैलियां कर रही है, पदयात्रा तक निकाल चुकी है और इस हफ्ते भी कांग्रेस की बड़ी महापंचायतें होनी है। आज इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत नोहर में महापंचायत करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कार्यक्रमों से किसानों का भला होगा? करेंगे दोपहर की 2 टूक में बड़ी बहस। और चलिए, चर्चा के लिए मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता माधोराम चौधरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं और डॉक्टर सीपी यादव ये किसान नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। माधोराम चौधरी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मैं जो पूछ रहा हूं ना उसका सीधा जवाब दीजिएगा। आपकी पार्टी वन वे कम्युनिकेशन में तो बहुत अच्छी है, पर अब आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड हाल के दिनों का रहा है वो ये है कि जैसे ही 2 वे कम्युनिकेशन होता है आप स्ट्रगल करने लगते हैं और आपका सक्सेस रेट गिर जाता है। अब आपकी जो किसान चौपाल भी होगी वो भी तो वन साइडेड ही होगी ना? शौपन जी, हाँ बोलिए माधोराम जी। आप इसकी रेट का मायना, शौपन जी, आपका रेट का मापने का तरीका क्या है ये तो मैं नहीं समझता, परंतु मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंतर्गत आपने जो बताया कि किसान कल्याण चौपाल करने जा रही है और उसमें किसानों को विधेयकों के बारे में समझाएगी। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो किसान कल्याण चौपाल करने जा रही है उस किसान कल्याण चौपाल के अंतर्गत बजट में जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं और किसानों के लिए एमएसपी के ऊपर जो 75,100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। कृषि कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। एपीएमसी जो मंडियों की बार बार चर्चा होती आ रही है, उन एपीएमसी मंडियों के लिए भी आपने ये देखा होगा कि इंफ्रा फंड के दायरे में उनको लाया गया है। मेरी बात को सुनिए संपन्न जी, मेरी बात को पूरा होने दी। दरअसल मेरे डिबेट का मुद्दा सियासत है। उस आपके कानून की क्या खूबियां हैं, अगर ये आप समझा पा रहे होते तो आप किसानों को अब तक समझा चुके होते। इतने सांसद, इतने विधायक, इतने सारे कार्यकर्ता, आपका काम बोलता है, आपका काम इस वक्त ऐसा बोल रहा है कि किसान मानने को तैयार नहीं है, आपको चौपाल करनी पड़ रही है। नहीं, मैं आपको ये हमारा निरंतर जो प्रोग्राम है वो चलता रहता है, ये कोई नया नहीं है। जो किसानों के बीच में हम जाके चौपालें करते हैं, हम यात्राएं या पद यात्राएं नहीं करते, हम उनके बैठ के उनकी बात
उनके बारे में किए गए सरकार के द्वारा किए गए कार्य और उनका आने तो वाले आप 12-13 बार दिल्ली में किसानों के साथ बैठे ना, समझा पाए आप? हिंदुस्तान, मैं वही तो कह रहा हूं, जैसे ही टू वे कम्युनिकेशन हुआ वहां पे आपका सक्सेस रेट गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस चीज को जब अगर कोई व्यक्ति और किसी पार्टी से प्रायोजित हो और वो उस चीज को मानने के लिए नहीं है तो क्या किसान सिर्फ दिल्ली के आसपास ही है? गांव में भी तो किसान है ना? हम उनके कर रहे बीच हैं में जाके उस चीज को स्पष्ट रूप से सरकार जो बीच में करना चाह रही है उन चीजों को समझाने का और बजट में जो प्रोविजन किए गए हैं उनके बारे में किसानों से चर्चा करेंगे। ठीक है, इस विषय को मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं ठीक है, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा ना माधोराम जी, और भी सवाल होंगे मेरे पास। जसवंत गुर्जर जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे समझाइए जसवंत गुर्जर जी, वेलकम कि आपको भी यहीं घूमना है राजस्थान में? इतना कोऑर्डिनेटेड ना आप यूपी में कर रहे हैं ना हरियाणा में कर रहे हैं, यहीं तो क्या कोई लोकल फायदा देख रहे हैं आप? देखिए बैरागी जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस कभी फायदे और घाटे की बात नहीं करती। कांग्रेस हक की बात उठाने की बात करती है। और जैसा मेरे साथी भी बता रहे थे कि किसानों की चौपाल करेंगे, निरंतर चौपाल चलता रही, समझाने के जो आंकड़े जो दे रहे थे, आंकड़ों की जलेबी बनाते हैं। इनके आंकड़ों से अगर सहमत होते तो इन्हीं के घटक दल श्रोमणी अकाली दल इनसे अलग नहीं होता, है ना। इन्हीं से अगर आंकड़ों की बात से अगर ये सहमत होते, किसानों के बिल से, किसानों के बजट से सहमत होते, तो राजस्थान की आरएलपी इनसे अलग नहीं होती। तो ये अपने सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे, किसानों को कैसे गुमराह करने के लिए दोबारा जा रहे हैं, ये समझ के बाहर की बात है। पहले घर में तो समझा लेते हैं कि हाँ इनके साथियों को समझ में आ गई क्या बात। नहीं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि राजस्थान में तो ऑलरेडी किसान आंदोलनरत है, आप यहीं पे क्या समझा रहे हैं? महापंचायतें करके आंकड़े घुमा रहे हैं। नहीं जसवंत गुर्जर जी, किसान तो ऑलरेडी आंदोलित है ना, आप राजस्थान में घूम के क्या समझा रहे हैं किसानों को? नहीं बैरागी जी, आज ही देखिए, नहीं राजस्थान में नहीं, आज ही देखिए राहुल जी केरल के अंदर भी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, पंजाब में भी ट्रैक्टर रैली निकाली किसानों के आंदोलन के समर्थन में। जब भी इस देश में ये तो आंदोलन करने वाले को जीवी मानते हैं, परजीवी मानते हैं, तो ये लोग आंदोलन की भाषा ये क्या समझेंगे? आज 80 किसानों से ज्यादा लोग मर गए हैं, लेकिन 80 किसान शहीद हो गए, परंतु अगर इनकी आप कहीं आंदोलन की सभ्यता भाषा है। समझते हैं मोदी जी मन की बात तो करते हैं, परंतु परजीवी किसान के आंदोलन की बात नहीं नहीं समझते करते हैं, तो ये जो जयपुर की सड़कों पर जो आंदोलनकर्ता बैठे हैं उनसे कौन सी आपने बातचीत कर ली? देखिए कहां मना जो भी आंदोलन कर रहा है उसका ये मत सम्मान कहिएगा है, कि वो भी लोकतंत्र के अंदर उसकी बात, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, और आंदोलन करने वाले को हम सदैव सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से उनसे हमारे मंत्री और प्रशासनिक स्तर पर वार्ताएं चालू है, और निश्चित उसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। किंतु हमने रोडें नहीं खोदी है, हमने सड़कें नहीं खोदी है, उनके लिए बैरिकेडिंग नहीं लगाया कि नहीं उनको बांध के पहले दिन लाठियां चल गई थी, क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए, मैं कह रहा हूं रोडें नहीं खोदी है। आज दिल्ली के अंदर आप देखिए, आप चाइना की बॉर्डर इतनी मजबूत नहीं होती। ठीक है, मैं आऊंगा ना, आगे भी आपके पास आऊंगा, दिल्ली मजबूत कर ली, मैं आगे भी आपके पास आता हूं। डॉक्टर सीबी यादव जी आपके पास आ रहा हूं। ये इतनी महापंचायतें और ये जो हम बिठा के समझा लेंगे, ये जो भाषण के जरिए समझाने के तरीके हैं या बताने के जो तरीके हैं, इससे किसानों का क्या बेनिफिट हो रहा है? आवाज डिस्कनेक्ट हुई है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं डॉक्टर सीबी यादव जी। जी सवाल रिपीट कर देंगे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये जो इतनी महापंचायतें, चौपाल, राकेश टिकैत भी आके महापंचायत करेंगे, इससे किसानों का भला क्या हो रहा है? जी हाँ, डेमोक्रेसी के भीतर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कोई तरीका बताइएगा जिससे कि किसान अपनी मांग को रख पाए। देखिए, लोकतंत्र का पहला उसूल होता है कि पहले डिमांड हो, उस डिमांड के पीछे सपोर्ट सिस्टम जुटाया जाए। ये पॉलिटिकल साइंस में डिमांड और सपोर्ट सिस्टम का एक मैकेनिज्म होता है, और दुनिया की डेमोक्रेसी का यही एक तरीका है। यही एक तरीका है। यहाँ पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चौपाल आयोजित कर रही है। दिल्ली, पूरा देश का किसान दिल्ली में जाके बैठा है, कह रहा है एक सबसे बड़ी चौपाल संसद थी, उसको आप नहीं मानते हो। जो किसान संगठन जाके आपके चौपाल करने के लिए कह रहे हैं कि आप हमसे बात कीजिए, उनको आप नहीं मानते हो। तो फिर हम क्या ये माने कि लोकतंत्र के भीतर संगठनों का कोई स्पेस नहीं है? इसका मतलब ये होता है कि संगठन का कोई मतलब नहीं है। भैया, किसान संगठन से हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो किसान के बीच में चौपाल जाएंगे। और चौपाल कैसी होती है? प्रधानमंत्री जी चौपाल कैसे चौपाल करते हैं?
जहां अपने लोगों को बैठा करके वन वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं जुटाते। मैं पूछता हूं बीजेपी के नेता से, बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है, मैं पूछता हूं कितनी किसान की आमदनी थी जिसको 2022 में आप दुगनी करोगे? कौन सी कमेटी है जो कह रही है कि दुगनी करेंगे? ये जो बजट है, इस बजट के उन्होंने आंकड़े गिनाए, पिछले बजट में 1.54 लाख करोड़ रुपए का बजट एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं वो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ के किसान ऑलरेडी आंदोलित हैं, उन्हीं के बीच में महापंचायत करके बेनिफिट क्या है? अगर कुछ अच्छा है तो दूर दराज में भी जाके बताएं, अगर कुछ खराब है तो दूर दराज में भी जाकर बताएं। ऑलरेडी जो स्टेट्स विरोध कर रहे हैं, वहीं पर इतनी एक्टिवनेस क्यों? और शायद ये किसान महापंचायतों का आपने जो दायरा देखा होगा, वो आप वहीं तो नहीं देख रहे हो। अभी हम कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। यूपी में भी हमने पूरा ले लिया है। उधर आप देखिए कि अब जो साउथ का एरिया है, वहां भी आपने देखो रेल रोको अभियान में उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो आंदोलन एकदम से पूरे देश में हो जाए, या तो हम ये माने ये आंदोलन के अलग अलग चरण होते हैं। ये आंदोलन सेकंड फेज में है। थर्ड फेज के भीतर जो आंदोलन का जो स्प्रेड होगा, वो गांव के भीतर अलग अलग पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चला जाएगा। दुनिया के भीतर अगर आप आंदोलनों का अध्ययन करो, तो आंदोलन कहीं एक जगह उठता है, उठ करके फिर धीरे धीरे फैलता है। और जनमत ही एक ऐसी चीज है कि आज देखिए कांग्रेस और बीजेपी अगर महापंचायतें कर रही है, चौपाल कर रही है, तो किसान की बड़ी जीत है ना कि मुद्दे पे लेके आ गए। ठीक है डॉक्टर सीबी यादव। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए क्या है ना कि अभी आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव होना है। अब आप देखिए जितने भी बड़े कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए, उसके कुछ ही दिनों बाद कहीं पर चुनाव होता था और यह बोल दिया जाता था कि ये हमें इस पर मैंडेट मिल गया है। जैसे मान लीजिए गुजरात चुनाव, यूपी चुनाव, एक को नोटबंदी का मैंडेट कहा, एक को जीएसटी का मैंडेट कहा, और इसी तरह से चली चीजें। अब जिन राज्यों में चुनाव होना है और जहां आपने इतना जोर लगाया है, वहां पर भी उसी डेफिनेशन से मैंडेट निकलेगा। अब राजस्थान में आप जो इतना एक्टिव हो रहे हैं, नजर तो कांग्रेस को भी रखनी पड़ रही है, राकेश टिकैत यहां आकर क्या कर दें। बीजेपी को भी रखनी पड़ रही है, कांग्रेस और राकेश टिकैत आकर क्या कर दें। जिस प्रकार से आंदोलन इतना लंबा हो गया और बार बार ये कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस दो हिस्सों में बट के किसान आंदोलन हो रहा है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से और देवदास जी की तरफ से कह रहे हैं कि हमने किसान सम्मेलन किया, पंचायत की, और उसके बाद राहुल जी को बुलाया, सब कुछ हुआ। और फिर सचिन पायलट भी 3 किसान महासम्मेलन कर चुके हैं। अभी देखा होगा आपने, टिकट आज से शुरू हो गए हैं। आप पहला नौहर में अभी 2 बजे का टाइम था, अभी किसान इकट्ठे हो रहे, तो नौहर में आ चुके हैं। उसके बाद वो देखिए चूरू में जाए, सरदार शहर में करेंगे, करौली में करेंगे, गंगानगर में करेंगे। इस प्रकार से उनका देखने का है कि हरियाणा और राजस्थान फोकस है केवल, क्योंकि वो यूपी से तो खुद आते ही हैं। इसलिए हरियाणा राजस्थान में किस तरह से उनका वर्चस्व बढ़े और आने वाले समय में किस प्रकार से किसानों के वोट सबको चाहिए। वोटों की राजनीति यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए बीजेपी ने पहले मंत्रियों सबको भेजा कि किसानों को समझाइए। किसान को समझा पाने में सफल हो पाए नहीं, 12 बार बैठकें हो गई। अब कहा कि किसान मोर्चा इनका सक्रिय हुआ है और कह रहे किसान मोर्चा के माध्यम से हम किसानों के पास जाकर के उनकी बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि किसानों की बातों को किसानों तक पहुंचाओ। इसका मतलब इनका संगठन इस तरह से प्रभावी होकर के नहीं पहुंचा पा रहा है। यही कांग्रेस के साथ दिक्कत है। कांग्रेस के साथ संगठन है नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ जाकर के किसानों की बात करेंगे। अभी बजट आ रहा है, हो सकता हो कि मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए कुछ विशेष दे दें, वो बजट में दे सकते हैं, उनका अधिकार भी बनता है कि किसानों को किस प्रकार से हम करें। लेकिन यहाँ बात मुद्दे की यह है कि जब 200 किसान के जब कहते हैं, रिपोर्ट आ रही है कि 200 किसानों ने शहादत दे दी, शहादत देने के बाद भी क्या स्थिति बनी हुई है देखिएगा कि किसान अपने तौर पे उठा रहा है मांग, ये भी कह रहा है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों ने खुलकर के सामने आ गई है और कहना शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए इस पूरे घटनाक्रम में हर कोई ये समझ रहा है इस फैक्टर में किसान और जाट आएंगे, अगर हम सियासत की लैंग्वेज में बात करें श्याम सुंदर शर्मा जी। और दूसरी बात, राकेश टिकैत भी जिन जगहों पर महापंचायत करने वाले हैं वो किसान बाहुल्य है। हो सकता है उनके आने से सीपीएम को एक नई हवा मिले, एक नई सांस मिले। देखिए स्वप्निल जी, बात सही है
कि देखिए अलग अलग बेल्ट अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए वहां पर उनका वर्चस्व है और वहां बताने का प्रयास करते हैं कि हम यहाँ देखिए जहां पर राहुल गांधी आए थे टिकट भी आ रहे हैं, अब उनकी सभाओं में कितनी भीड़ जुटती है, अगर राहुल गांधी से ज्यादा अगर भीड़ जुटा लेते हैं तो कहेंगे देखिए सत्ताधारी पार्टी भी हमारे जितना मुकाबला नहीं कर पाई। तो ये सब राजनीतिक तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि हमारे यहाँ चार उपचुनाव भी हैं, हाँ। उसको लेकर की भी राजनीतिक तेज है, तो उस हिसाब से वहां उस क्षेत्रों में नहीं जा रहे, मेवाड़ में जा नहीं रहे और बाकी जगह नहीं जा रहे। देखिए जहां पर चूरू में है वहां पर चूरू में सभा है टिकट की, तो ये सही बात है कि आने वाले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व कैसे बढ़े। और ये बात सही है कि गुजर बेल्ट में गुजर नेता कह करके कहते हैं कि हमारे लोग हैं, करेक्ट, जाट हैं तो जाट कहते ठीक हैं। है। हनुमान बेनीवाल देखिएगा वहां पे नागौर में कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, मैं आगे आता हूं आपके पास। एक बार फिर माधवराम जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश में सबसे ज्यादा सांसद वाली पार्टी, ये जाट को क्यों जोड़ रहे हो आप? नहीं, किसान तो किसान है। हाँ नहीं बिल्कुल, मेरा ये जो अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है इसको लेकर सवाल था। किसान है, इसे जाति से नहीं जोड़ना चाहिए और कम से कम एक मीडिया पर्सन के नाते कभी नहीं जोड़ सकते। वो सिर्फ एक एनालिसिस था सर, मैं सच उसको कास्ट पे ले जा नहीं रहा हूं, मैं किसान को किसान के रूप में ही देख रहा हूं। मैसेज देने की कोशिश है जो राजनीतिक दलों की तरफ से हो रही है, हम उसे डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। माधवराम चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि इतने ज्यादा सांसद, विधायक, इतने कार्यकर्ता, अगर कानून कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और फायदेमंद है तो वो तो लोगों को वैसे ही समझ में आ जाता ना। कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है, तो उस कॉम्प्लिकेशन के पीछे क्या गणित होगा? नहीं, गणित सीधा सा दिख रहा है इसमें स्वप्निल जी। कहीं ना कहीं किसानों के पीछे है, राजनीतिक पार्टियां अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्ध करना चाह रही है। और ये अब जो ये पहले कहते आ रहे थे कि साहब हम एक तरफ आप पे भी इनमें नहीं है, हो चुकी है, उसमें दम नहीं बचा, वो अपना विश्वास लोगों के बीच में खो चुकी है, ऐसे लोग कैसे भड़का सकते हैं किसी को? नहीं, ये संजीवनी बूटी इनमें ही मिल रही है, किसानों में। इनको ये बेनीवाल को समझा लेते आप उसको, मैं आप हनुमान बेनीवाल को समझा लेते माधुलाल जी, जसवंत जी, मैं कह रहा हूं उसको तो समझा लेते, आप आपके साथी थे ना। जसवंत जी, मैं आपसे भी हमने भड़काया क्या? मैं आपसे भी आप शिरोमणि अकाली दल को समझा लेते, उनको हमने भड़काया क्या? आप अपने घर में नहीं समझा पा रहे? एक बात को कितनी बार रिपीट करोगे आप? आप अपने घर में नहीं समझा पा रहे, आप अपने घर में। सवाल मेरा आपसे था क्या? रुकिए जसवंत जी, फिर मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या किसानों के लिए आपने 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ कर दिए? क्या बेरोजगारों को भत्ता दे दिया आपने? पूरे सरकारी किस तरीके से नहीं बढ़ाएंगे? जसवंत जी रुक जाइए आप, जसवंत जी रुक जाइए आप, जसवंत जी रुक जाइए। माधवराम जी, मेरा सवाल आपने सुना था, उसका जवाब दें। माधवराम जी मुझसे बात करें आप। हाँ बोले जी जी, नहीं मैं उसी के देना चाह रहा था, ये बीच में अब आइए ना, सीधे आते हैं उसी पे। बोलिए किसानों के आपने जब 2 लाख रुपए के ऋण माफ कर दिए, किसने का नहीं करे? वो जनता बताएगी आपको, लोगों के बीच में जब राहुल जी नागौर बता रहे थे। ठीक है माधवराम जी रुकिए, माधवराम जी रुकिए, जसवंत जी 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 आपको बोलना है ना जी, आपको बीच में बोलना है, तो मेरे एक सवाल पर बोलिए। चलिए मैं आपको मौका देता हूं बोलने का। आपकी ये जितनी भी महापंचायतें हो रही है ना, महापंचायतों से ज्यादा आपकी गुटबाजी की खबरें सुर्खियां बन रही हैं, जानते हैं आप? सीधा सवाल है, अगर आप समझ सकें तो। देखिए हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस के बैनर के ऊपर पंचायत हुई है, कांग्रेस के बैनर के ऊपर ही कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सारे आपको क्या दिख रहा है मुझे पता नहीं, पर मैं कह रहा हूँ हमारे एकजुटता है, पूरी तरह एकजुट है, कांग्रेस दिख रहा है, सोशल मीडिया पर नजर है। भाजपा विपक्ष में एकजुट नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, बाकी कांग्रेस की सभा में बीजेपी विपक्ष में एकजुट नहीं है। इनके विधायक कह रहे हैं सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा। आप एकजुटता की बात विपक्ष से देखिए, विपक्ष में रहकर एकजुट नहीं है, विधायकों को सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। वसुंधरा सतीश पुणे से बात नहीं करती, सतीश पुणे वसुंधरा से बात नहीं करता। कभी कौन सी टीम बनाते हैं, कभी कौन सी टीम बनाते हैं, और ठीक है दूसरों की पार्टी के लिए बयान जारी करेंगे। इस एक मामले में अभी दोनों दल एक जैसे ही हैं। आप सत्ता में आप ठीक है, रुकिए डॉक्टर सीबी यादव, डॉक्टर सीबी यादव एक बार जरूरत नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं, देखिए किसान अन्नदाता है और उनका भला होना चाहिए। किसान जो कह रहे हैं उसे सुना जाना चाहिए और बात को किसी हल तक भी पहुंचना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि क्या इस किसान आंदोलन की आड़ में, हालांकि किसानों ने बहुत कोशिश की है अब तक, किसी भी राजनीतिक चेहरे को मंच पर नहीं आने दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन का सियासी फायदा उठाने के लिए दल तैयार बैठे?
अब मैं जो मूल बात चल रही है उसी पे आ रहा हूँ। बेसिकली किसान को सड़क पे इसलिए आना पड़ा है क्योंकि विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। ये काम इस देश में विपक्ष का था। विपक्ष का चुनाव किया ही इसलिए जाता है क्योंकि वो जनता के मुद्दों को उठाए। और जब किसान के साथ अन्याय हो रहा था और मान लीजिए कि पार्लियामेंट में बिना पार्लियामेंट्री कमेटी के जब पास कर दिया गया था, तो विपक्ष इतना मौन कैसे हो गया? उस लड़ाई को सड़क तक लाना चाहिए था, वहां पे लड़ना चाहिए था। और ये बात कहना कि आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है फिर इस देश के लोकतंत्र को हम नकार रहे हैं इस सिरे से। आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होगा तो फिर वो मुकाम तक कैसे पहुंचेगा? राजनीति किसान को भी करनी चाहिए, राजनीति विपक्ष को भी करनी चाहिए, राजनीति सत्ता पक्ष को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बात डेमोक्रेसी के भीतर बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाती है कि किसी आंदोलन को बिल्कुल आप राजनीतिक चीज से बिल्कुल दूर रखिए। मैं कह रहा हूं कि कैसे अभी किसान आंदोलन को पूरी तरह से राजनीतिक दलों से जैसे आ रही है कि भाई इनका सहारा राजनीतिक क्यों ले दलों रहे से हैं? दूर रखा है, लेकिन अगर फिर तो सीधा विपक्ष मैदान इस में मुद्दे कांग्रेस ही को आ उठा रहा जाए है, तो पता उससे चले भाई ये किसान- किसानों के कितने हितैषी है, दोनों की तुलना हो जाएगी। मैदान में ही है। नहीं कांग्रेस ने मैदान में तो पता भूमिका चलेगा नहीं होगा, आज मैं की ये कह आपकी रहा हूं। सरकार गड़ी है, रॉबर्ट कांग्रेस बडेरा ने के नाम अपनी किसानों की भूमिका जमीनें नहीं करती, निभाई है, वो विपक्ष आपको ने अपनी नाम भूमिका आपको नहीं याद निभाई नहीं है। देश में मुझे सारे तो सारा घोटाले याद आपके है। नाम है। आप याद करो उसके अंदर कौन कौन भेदभाव के नेता है। वो आपके उनको देखो, जांच नहीं, चल रही हमें जिनकी। तो पता है कि आपके लोग जेल जाने के लिए अभी भी ईडी के और उनके नोटिस मिले हुए हैं। आपने इन सारे तोतों को इनको नहीं, काम में ये लेना शुरू क्या, कर दिया है। इनसे गिला नहीं, सरकार नहीं, कहाँ हमारे की तो बात तोते ही है, पर कम से कम है नहीं, ये आप लोग कहाँ की बात कहाँ ले नहीं, रहे हैं? हम डॉक्टर ये सीपी कह यादव रहे हैं कुछ कि बोल रहे हैं, यादव उनको जी सुन जब लेते कह हैं। रहे आप हैं- बोलें यादव साहब। भाई साहब नहीं सुनाई भी नहीं दे रहा, हमें सुने तो सही है। अच्छा, आप डॉक्टर सीपी यादव को सुन नहीं पा रहे हैं? मैं सिंपल बात ये कह रहा हूँ, हाँ बोलें हमारे बोलें यहाँ पे बोलिए, ये आवाज विपक्ष बोलिए। का काम था, बोलें आप बोलें। विपक्ष का काम था इस किसान के मुद्दे को शुरू से उठाना, लेकिन विपक्ष ने इसमें फेल हुआ, तब किसान संगठनों को आगे आने पड़ा है। ठीक। अब किसान संगठन आगे और पीछे से अगर विपक्ष अपनी चीज कर रहा है तो हमें क्या आपत्ति है? इससे विपक्ष को अपना काम करने देना चाहिए। मुझे तो लगता है विपक्ष को 4 गुना दम से काम करना चाहिए। विपक्ष ही तो इस देश में सबसे कमजोर हुआ है। ठीक ये है। इस देश के लोकतंत्र में आज अगर बीजेपी के हम कहते हैं कि तानाशाही बढ़ रही है, डिक्टेटरशिप बढ़ रही है, वन वे कम्युनिकेशन है, तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र के भीतर विपक्ष कमजोर हुआ है। और विपक्ष इस बहाने भी अगर किसान पंचायत करके ठीक है। जनमत जुटा रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए तो शुभ संकेत है ना, होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? ठीक है। इसमें विपक्ष चिंता करे कि श्याम सुंदर कमजोर शर्मा हुआ जी, विपक्ष। ये एक टर्निंग पॉइंट तो है। देश की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आता है। देखना यह होगा कि ये टर्निंग पॉइंट किसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है। देखिए सुप्रिया जी, ये बात सही है कि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, या एमएसपी का प्रभाव 3 राज्यों में पड़ता है, हरियाणा, पंजाब और यूपी। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 46% पैदावार खरीदी जाती है, तो इन तीनों राज्यों में खरीदी जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखना पड़ रहा है तीनों राज्यों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाकी जगह इतना होता नहीं है। अगर फिर भी ये बात हो रही है कि हम राजस्थान की बात कर लें, तो राजस्थान में भी हमने बिल राज्यपाल को दिए हुए हैं, तो उसमें हमने एमएसपी को पार्ट नहीं बनाया, उसका नहीं बनाया कि हम एमएसपी को हम दायरे बनाएंगे। हम दोबारा से, अब क्योंकि विधानसभा चल रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे राज्यपाल भेज नहीं रहे दिल्ली, तो आप दोबारा बुला करके इसमें अगर संशोधन करके कुछ करें कि राज्य में जो भी उत्पादन होता है हम एमएसपी के माध्यम से खरीदेंगे, तो एक बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं केंद्र के मदद के बिना हम ये संभव नहीं कर सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसकी कमेटी अभी फील्ड में काम कर रही है, 2 महीने का समय है, अभी उसके पास थोड़ा सा समय और है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है और क्या डिसीजन करता है, उसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि सरकार ने तो कह दिया सस्पेंड करने की, 2 साल सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद पार्लियामेंट चली, पार्लियामेंट में कोई डिसीजन हो नहीं पाया। वहां पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान से हम बातचीत करने के लिए तैयार है, बातचीत शुरू हुई नहीं दोबारा से। तो ये सब चीजें पेचीदगी है, राजनीतिकरण जितना हो सकता होगा अब, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टी खुल करके सामने आने लगी है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करे तो भी हम आंदोलन करेंगे। हनुमान बेनीवाल पहले प्रभावी ढंग से आए थे, अब देखिए ना, जैसे एमएसपी की आपने बात की, एक दल चौपाल लगाकर ये बोलता रहेगा एमएसपी था, है और रहेगा, दूसरा दल ये बताएगा कि भाई एमएसपी हटने की बारी आ रही है श्याम सुंदर जी, और इस तरीके से निजी कंपनियां हावी हो जाएंगी, उद्योगपतियों के लिए ये कानून है। सभी ये समझाएंगे, लेकिन वॉक द टॉक कोई नहीं बोलने वाला। मतलब अगर कांग्रेस ने संशोधन करके राज्यपाल के पास भेजे, उसमें एमएसपी डाल देती, लेकिन वॉक द टॉक नहीं करना है। वैसे ही माधोराम जी, मुझे एक बात समझाइए,
आपके हिसाब से जितना लेट ये कानून लागू होने में रहेगा, क्योंकि अभी तो होल्ड पर है ना, तो फिर वो जो किसानों की आय दोगुनी करने वाले हैं आप 2022 में, उसकी कोई डेट तो आपने बताई नहीं है। हो सकता है वो 31 दिसंबर 2022 हो, लेकिन फिर आप वो कहेंगे कि अब ये 2023 होगा, क्योंकि कानून लंबे समय तक होल्ड पे रहा है ना। ये सब आप लोगों को समझाएंगे, चौपाल में बताएंगे नहीं देखिए कि हम एमएसपी क्यों नहीं लिखे। सौपन जी, चाहता हूँ कितनी इनकम थी जिसको सौपन दुगना जी, कर इस रहे हैं? क्षेत्र कोई में आंकड़े पहले दिया भी क्या? किसानों के लिए एमएसपी में आपने देखा होगा कि मूंग पहले 4500-4400 रुपए में एमएसपी पे था, आज 7150 रुपए बढ़ रहा है। ठीक है। तो किसानों को इससे फायदा ही तो हुआ है हाँ, कि नहीं, जहां पर पहले एक लाइन अगर एक एमएसपी लाइन अगर हम जोड़ खरीदा देते जाता तो है? उसमें दिक्कत कहां थी? कितना परसेंट खरीदा जाता है? जी, कितना परसेंट वो खरीदा जाता है? ये एमएसपी भी की बता एक दीजिए। लाइन अगर नहीं, कानून मैं में ये जुड़ी कह रहा होती तो हूं कि दिक्कत आप कहां इसको थी? भी नहीं सौपन जी, फिर कहां फायदा होगा? आप तथ्यों को भी तो समझिए। जब देश में एमएसपी के ऊपर, आप श्यामजी भाई साहब ने कई बार कहा है कि 6% पूरे हिंदुस्तान में मात्र 6% किसान ही एमएसपी पे अपनी फसल बेचते हैं, तो 94 को फिर कैसे फायदा होगा? ये हमें समझा दे तो हमारी समझ में आ जाएगा, तो एमएसपी पे चर्चा कर लेंगे अपन। हाँ, नहीं, पर एमएसपी की बाकी लाइन नहीं बिल्कुल, देखी बिल्कुल, गई। ये एक लाइन ही तो जो बनाई है। ठीक है, चौरा- एमएसपी की एक लाइन नहीं लिखेंगे, MSP ये क्लियर स्टेट है। ये चौपाल में आप एक किसानों को समाज है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे, नहीं, मुझे नहीं फिर पता, मैं ये कहना लेकिन चाहूंगा, जसवंत मैं गुर्जर जी, समझिए, मुझे आप एक भी चीज और- समझाइए ना, नहीं, आपके एक चीज कानून और- सुधारने के नाम पे आपने किया क्या? आपने कौन से अपने सुधारे हुए कानून जो कि अभी राज्यपाल के पास है उसमें एमएसपी का लिख दिया? ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप महापंचायतों में? देखिए बैरागी जी, राजस्थान सरकार ने जो केंद्र सरकार ने काले कानून पारित करके भेजे थे उनमें सुधार रखते हुए राज्यपाल को रखे थे। राज्यपाल ने अभी तक वो केंद्र को नहीं उसमें भेजा। MSP है? और दूसरी माधवाल जी क्या सुनिए, उसमें आपने पूरी बात। MSP को लेकर पहले कानून आप बनाया बात है? सुनिए, मैं बीच में MSP बोलने नहीं। पहले सुनिए, मैं आपको आपकी बात पे आ रहा हूँ। MSP नहीं, के मैं बारे आपकी में बात बता पे आ दें रहा आप, हूँ। आप MSP सुनेंगे में तो क्या बोलूंगा ना। हाँ, हाँ, बोलें, आप बोलें। सुनना ही नहीं चाहते एमएसपी की अरे बात। तो आप मुझे सुनाइए ना, मुझसे बात कीजिए। सुनेंगे तो सुनेंगे ना। आप आप जोर डिबेट क्यों? में किसानों की बात नहीं मैं सुनना कह रहा हूँ, चाहते। अरे, और ना मैं सुनेंगे। तो एक- आप कैसे जसवंत जी, किसानों से संवाद करेंगे जब आप दो जसवंत जी, मिनट- आप मुझसे बात कीजिए ना, आप तो डिबेट में मेरे सवाल सुनने आए ना कि उनकी बात सुनने आए। मेरा सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। अरे आप मैं सुनना ही ये नहीं कह रहा चाहते। हूँ, मैं ये सीधा सा आप पूछ रहा सिवाय हूँ, गुमराह करने के एक किसानों को बात कुछ नहीं आप करना डाल दे माधवाल कि जी। एमएसपी को आपने क्यों नहीं डाला, ये बता दे। नहीं, नहीं, बता रहा हूं ना। डॉक्टर सीबी आप यादव, बता आपका रहा हूं, क्लोजिंग बता कमेंट दे मुझे। नहीं करते। बताओ, मैं तो एक ही, देखिए हाँ एमएसपी पे बता दे आप। देखिए एमएसपी का जो कानून का अधिकार है राजस्थान सरकार हाँ, ने केंद्र डॉक्टर सरकार सीबी को यादव, बार-बार क्लोजिंग कहा है कमेंट दें। MSP का अरे कानून अपना बना आपने दो। कानून में हम क्यों कह रहे डाला? हैं, केंद्र कानून में सरकार को क्यों 4 डाला बार पत्र आपने? लिख दिया। आप आपने- क्यों नहीं उस मांग के 25 अरे साल आप से नए कानून मोदी में पे क्यों दबाव नहीं बना डाला? राजस्थान के आप सांसद इस हैं। डिबेट में एक ही अरे किसान यहाँ नेता है, मैं जंगल उनका आंदोलन क्लोजिंग बनाने कमेंट के मांग रहा हूं, आप मेरे को मोदी क्लोजिंग पे कमेंट दबाव लेने कैसे देंगे? आप होगा? दोनों किसानों की बात करते हैं, किसान नेता खुद बोलने वाले हैं, सुन लेते हैं। जी, जी। हाँ, डॉक्टर सीबी यादव। जी, जी। 2014 के बीजेपी के घोषणा पत्र में ये था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता आंखों में आंखें डाल के बता दे कि जो स्वामीनाथन आयोग ने C2 फॉर्मूला बताया, क्या वो लागू हो गया? नहीं, C2 क्या है? 2016 मैं में बता उन्होंने दूं कहा कि आपको। किसान की आप आमदनी यादव नहीं, साहब नहीं बात करेंगे। बंद करें तो मैं ठीक है, उत्तर चलिए, दूं। शुक्रिया, किसान की शुक्रिया आप आमदनी सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की दो टूक। नमस्कार।